कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन मानव गरिमा और समान अधिकारों के लिए लड़ी गई एक बेहद ऐतिहासिक लड़ाई। ये महज किसी मंदिर के द्वार खुलवाने की कोई साधारण मांग नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही एक पूरी की पूरी व्यवस्था को दी गई एक सीधी चुनौती थी। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन बुनियादी तौर पर 1930 में दलित समुदाय द्वारा शुरू किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण और एकदम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। इसका असल मकसद सिर्फ भगवान की पूजा करना या कोई अनुष्ठान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि समाज के हर एक इंसान का सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर बराबर का हक है। मतलब ये इंसान के इंसान होने के उस बुनियादी अधिकार की मांग थी। एक ऐसा कदम जिसने धार्मिक समानता के जरिए असल में सामाजिक समानता की पुरजोर वकालत की। अब अगर हम समय और जगह की बात करें तो ये ऐतिहासिक घटना शुरू हुई थी 2 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के नासिक शहर के उस मशहूर कालाराम मंदिर में। और ये कोई 1-2 दिन का धरना प्रदर्शन नहीं था। ये सत्याग्रह लगातार, जी हाँ, पूरे 5 साल तक यानी 1935 तक चला। इन 5 सालों में सत्याग्रहियों ने बिना किसी हिंसा के कमाल के धैर्य के साथ अपने हक के लिए संघर्ष किया और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, नेतृत्व और मुख्य उद्देश्य, समानता की ऐतिहासिक मांग। इस पूरे आंदोलन का मकसद एकदम शीशे की तरह साफ था। पहला, दलितों को कालाराम मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाना। दूसरा, समाज में एक ऐसी निर्विवाद सामाजिक समानता स्थापित करना जहां किसी को भी उसकी जाति की वजह से नीचा न देखना पड़े। और तीसरा, उन तमाम रूढ़िवादी विशेषाधिकारों और छुआछूत की प्रथा को खुली चुनौती देना जो इंसानों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी करते आ रहे थे। मतलब ये आंदोलन दुनिया को ये बताने के लिए था कि कानून और इंसानियत की नज़र में हर एक नागरिक की कीमत बिल्कुल बराबर है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल दृष्टिकोण क्या था। उनका ये ऐतिहासिक कोट उनके उस गहरे दार्शनिक उद्देश्य को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका लक्ष्य सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों में हिस्सा लेना तो था ही नहीं। वो बस ये स्पष्ट करना चाहते थे कि मंदिर में प्रवेश पाना समाज में एक समान सदस्य होने का एक बड़ा प्रतीक है। मतलब अगर आपको सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों में जाने की इजाजत मिलती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि समाज ने आपको एक बराबर के इंसान के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब आते हैं भाग 2 पर, आंदोलन के मुख्य कारण, भेदभाव और छुआछूत। इस आंदोलन की जो असली वजहें थी ना, वो हमारे समाज की गहरी जड़ों में कहीं छुपी हुई थीं। उस दौर में छुआछूत अपने चरम सीमा पर था। दलित समुदाय को सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों और यहाँ तक कि मंदिरों में जाने से पूरी तरह रोक कर रखा गया था। उन्हें एकदम बुनियादी धार्मिक और मानवीय अधिकारों से बेदखल कर दिया गया था। जरा सोचिए, स्रोत बताते हैं कि ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि मंदिर के प्रांगण में जानवर तो बेरोक-टोक घूम सकते थे, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इंसान होते हुए भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बस यही वो गंभीर सामाजिक भेदभाव था जिसने इस सत्याग्रह की मजबूत नींव रखी। चलिए देखते हैं भाग 3, मंदिर के द्वार पर एक ऐतिहासिक संघर्ष। घटनाओं का ये पूरा क्रम वाकई बहुत ध्यान देने लायक है। सबसे पहले 2 मार्च 1930 को लगभग 15,000 लोग एक शांतिपूर्ण विरोध के लिए मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। और पता है, इनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन इसके जवाब में हुआ क्या? रूढ़िवादी समूहों और उस वक्त के पुलिस प्रशासन ने मिलकर मंदिर के चारों दरवाजे ही बंद कर दिए। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी के रथ उत्सव का दिन था। तय ये हुआ था कि दोनों समुदाय मिलकर रथ खींचेंगे, लेकिन ऐन मौके पर अंतिम समय में रूढ़िवादी समूहों ने रथ को वहां से हटा दिया और उन शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर भारी पत्थराव शुरू कर दिया। कई लोग इसमें घायल हुए। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद सत्याग्रहियों ने हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा से नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, परिणाम और व्यापक प्रभाव, दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई आंदोलन अपनी तुरंत की मांग पूरी हुए बिना भी असल में सफल हो सकता है। अगर हम तात्कालिक परिणाम की बात करें तो सच यही है कि उस वक्त दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद ही रहे, उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। लेकिन इसका जो सामाजिक प्रभाव पड़ा वो बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक था।
इस एक आंदोलन ने समाज में एक जबरदस्त जागरूकता पैदा कर दी। इसने पूरे दलित समुदाय के भीतर आत्मसम्मान की एक ऐसी नई लहर दौड़ाई और ये सिखा दिया कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आखिर लड़ा कैसे जाता है। अब आते हैं भाग 5 पर, इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़, सुधार आंदोलनों की दिशा। इस आंदोलन ने भारत के बाकी सामाजिक आंदोलनों के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध जोड़ दिया। कालाराम मंदिर के इस पूरे तजुर्बे ने डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन की दिशा को पहले से कई ज्यादा स्पष्ट और मजबूत कर दिया। जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि सिर्फ दया मांगने से या धार्मिक संस्थानों से अपील करने भर से समानता नहीं मिलने वाली, तो इस आंदोलन ने अपना पूरा का पूरा फोकस शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों और सत्ता में भागीदारी की तरफ मोड़ लिया। मतलब यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस विचार को जन्म दिया कि असली आज़ादी मानसिक गुलामी को तोड़ने और अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने से ही मिलेगी। कुल मिलाकर सबसे अहम बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह सिर्फ एक पूजा करने का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। ये सामाजिक समानता और मानव गरिमा के लिए उठाया गया एक बहुत ही साहसिक ऐतिहासिक कदम था। इसने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब समाज के हर एक इंसान को बराबर की गरिमा मिले। तो अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। क्या सच्ची समानता सिर्फ कानून की किताबों के पन्ने बदलने से आ जाती है, या फिर समाज की मानसिकता और उसकी सोच को बदलने से?